दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त वैसे तो बिहार बहुत गर्म है और उसको गर्म किया है निर्वाचन आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने। जो उन्होंने वहां पर वोटर लिस्ट में जो एक नया पेंच खड़ा कर दिया है कि पूरी पुरानी जो वोटर लिस्ट है उसके बदले बिल्कुल नई वोटर लिस्ट बन रही है। एक इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन। तो वो एक बात सही है कि इस समय बहुत बड़ा घटनाक्रम जो है वो बिहार में दर्ज हो रहा है। लेकिन दोस्तों, बिहार के अलावा इस देश में अलग-अलग जगहों पर भी बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं जो देश की राजनीति के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे न कहे, उसकी सरकार कुछ कहे न कहे, कुछ करे न करे, लेकिन मणिपुर के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता ये कह रहे हैं कि वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और हम शांति स्थापना करवा लेंगे। दोनों ग्रुपों में या तमाम एथनिक ग्रुप्स में। तो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना और मणिपुर को शांति के रास्ते पर लाने में अब सरकार की विफलता के बाद आरएसएस कामयाबी हासिल करने का दावा कर रही है। तो ये भी एक नई बात है। और तीसरी जो घटना, वैसे तो साउथ में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र पर आज फोकस करना चाहता हूं। और महाराष्ट्र में जो चीजें हो रही हैं उनको एक तरह से नजरअंदाज कर दिया जा रहा है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत की राजनीति में, क्योंकि बिहार बहुत गर्म है न्यूज के हिसाब से, घटनाओं के हिसाब से। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा स्टेट है, एक राज्य है महाराष्ट्र। वहां की राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है समूचे देश के लिए, ये हमने देखा है लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी और अब विधानसभा इलेक्शन के बाद। दो बड़ी घटनाएं मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में हुई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं। एक की चर्चा बहुत है, दूसरे की बहुत कम है, लगभग नहीं। पहली जो घटना है वो ये कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 18 साल बाद एक हुए। अब दोनों भाई हैं, चचेरे भाई हैं, एक हुए, तो अपने आप में कहानी है। और राज ठाकरे की सियासत अलग है। उद्धव ठाकरे की सियासत थोड़ी बदली हुई थी हाल के दिनों में और लग रहा था कि डेमोक्रेटाइज हो रही है शिवसेना। तो दोनों भाइयों का मिलना, दोनों दलों का मिलना अपने आप में एक बड़ी घटना है। भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी शिवसेना है एकनाथ शिंदे की और अजित पवार साहब की एनसीपी, इनके गठबंधन की सरकार के लिए क्या ये वाकई कोई चुनौती है या बिल्कुल चुनौती नहीं है? ये जो दोनों का मिलन है, क्या वो इंडिया अलायंस को मजबूत करेगा? ये तो मान सकते हैं कि मुंबई में ये मजबूत कर सकता है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को। जितना वो हैं उससे थोड़ा मुकाबला बेहतर वो करेंगे। खासकर जो ये आपका बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव आने वाला है, तो इसमें एक मजबूत फाइट वो कर सकते हैं। ये मेरा अंदाज है। लेकिन क्या स्टेट की पॉलिटिक्स में ये कोई चमत्कार कर पाएंगे? क्या इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए मुश्किल पैदा करेंगे या ये अंततः घर वापसी करेंगे? घर वापसी का मतलब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का व्यापक गठबंधन बनेगा। एक जमाना था जब बीजेपी के दो सबसे पुराने गठबंधन सहयोगी रहे हैं, एक शिवसेना और दूसरा अकाली दल। अकाली दल भी बाहर है, शिवसेना भी बाहर है, खासकर उद्धव ठाकरे की। तो क्या यह घर वापसी भी हो सकती है? ये तो पहली घटना के बारे में मैंने अपने कुछ पॉइंट्स आपके सामने दोस्तों पेश किए। और दूसरी जो बात जो मुझे नजर आ रही है बड़ी सिग्निफिकेंट है, ऑल्दो नेशनल मीडिया ने इस पर चर्चा नहीं की है, वो ये कि शरद पवार जो सचमुच जिनकी आई मीन उम्र के हिसाब से देखिए तो बहुत ही वरिष्ठ हैं और सेहत को लेकर भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो बोलते रहते हैं। अभी रायगढ़ में उन्होंने एक बात बोली है और वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं की गई, खासकर नेशनल जो मीडिया है सो कॉल्ड, लेकिन रीजनल जगहों पर आया इसमें, आई मीन सोशल मीडिया पर काफी इसका कवरेज हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। राजनीतिक पार्टियां ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
इनके विचारों में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र को एक ऐसी सरकार चाहिए जो फुले शाहूजी महाराज और अंबेडकर के विचारों पर आधारित हो। इसके लिए हम किसान मजदूर प्रजा पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी और अन्य पार्टियों को एकजुट होना होगा। अब उन्होंने विचारधारा की बात की। मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री में इन तीनों बड़े महान अ, चिंतकों, विचारकों और क्रांति दूतों, जिनको जो भी आप इनके बारे में एडजेक्टिव कीजिए, निश्चित रूप से महान लोग थे। और इनकी विचारधारा पर आधारित कब सरकार बनी थी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा। लेकिन शरद पवार जैसा नेता कह रहा है कि इनके विचारधारा पर आधारित सरकार चाहिए महाराष्ट्र को, और इसके लिए हम पार्टियों को, यानी कांग्रेस को, एनसीपी, शरद पवार को और किसान किसान मजदूर प्रजा पार्टी है, इसको एकजुट होना होगा। शिवसेना का नाम ड्रॉप कर रहे हैं। इनके बयान में शिवसेना, उद्धव ठाकरे का नाम है ही नहीं है। तो क्या यह माना जाए, जो पहली घटना मैंने आपको गिनाई और अब जो दूसरी घटना में गिना रहा हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या शरद पवार को आभास हो गया है कि उद्धव ठाकरे की सेना राज ठाकरे की सेना से मिलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का एक हाईवे बना रही है, एक बड़ा राजमार्ग बना रही है। और हो सकता है कि वो मुंबई का जो सचमुच बृहन नगर पालिका है, उसके चुनाव के बाद या उसके पहले, पहले तो मैं नहीं जानता, लेकिन चुनाव के बाद क्या यह संभव हो सकता है? ये बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। लेकिन मुझे ये दोनों घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं, जिनका इंपैक्ट पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। हमने सोचा कि हम क्यों न महाराष्ट्र के एक बहुत ही सिंसियर, सीरियस और गंभीर एक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार प्रथमेश पाटिल से बात करें इस विषय पर। हमारे साथ संयोगवश प्रथमेश पाटिल जुड़ गए हैं। प्रथमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपके आने से पहले यही चर्चा मैं कर रहा था कि दो बड़े घटनाक्रम मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। एक तो शरद पवार जी का ये कहना कि छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनकी विचारधारा की सरकार महाराष्ट्र को चाहिए, जबकि मौजूदा जो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें इनके प्रति रुचि नहीं ली जा रही है, इनकी विचारधारा में रुचि नहीं ली जा रही है। तो कांग्रेस को, एनसीपी को और किसान मजदूर प्रजा पार्टी को चाहिए कि एक अच्छी सरकार समाज को दे, हमारे महाराष्ट्र के समाज को। ये ऐसे दौर में उन्होंने कहा है, अभी अभी जब शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने अपने बिछड़े हुए भाई राज ठाकरे को लेकर एक रैली की, और उस रैली के बाद ये माना गया कि ये दोनों भाई एक हो जाएंगे, और अगर एक हो गए तो लोकल चुनाव में बहुत कुछ कर पाएंगे, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये बीजेपी की तरफ जाएंगे निकट भविष्य में, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद। आपको क्या लगता है इन दोनों प्रसंगों के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, शरद पवार जी बहुत ही सीनियर लीडर है, उनका एक आकलन होता है और वो हम तकरीबन रियलिटी के करीब होता है। शरद पवार जब कहते हैं कि शिवाजी महाराज मतलब जो एक जिसकी खुद की एक विचारधारा के रूप में महाराष्ट्र में मानी जाती है, उसको कहते हैं शाहू फुले अम्बेडकरवाद, ठीक है? तो ये जैसे हम कहते हैं समाजवाद या इस तरह से विचारधारा का एक रूप में उसको एक मान्यता है उस बात को। तो उसको वो अपील वापस से करने लगे हैं। खुद शरद पवार ये बातें शायद बहुत कम करने लगे थे शाहू फुले अम्बेडकरवाद की पिछले कुछ महीनों में। जब से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद से उनका भी जो रुख है या उनका भी जो कहते हैं तेवर है, वो इतना तीखा नहीं दिखाई पड़ा था इस बारे में। और वो बीजेपी से सहयोग करते हुए खुद दिखाई दे रहे थे बहुत सारे वाक़यों पर। चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो अदानी का मामला हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस दिखे जहाँ पर वो खुद उनकी पार्टी बीजेपी के एजेंडे को मदद हो, इस तरीके के विधान और इस तरीके के स्टेटमेंट्स कर रहे थे, पोज़ीशंस ले रहे थे। तो इसमें जो अब दिखाई दे रहा है इनके ये स्टेटमेंट से अगर हम इसको एनालाइज़ करें, तो ये इस तरीके से है कि रूरल महाराष्ट्र जो है, उसमें भी जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है या कुछ एक सरकार के विरोध में कुछ जो भावना है उसको अपील करके लोकल बॉडी इलेक्शन चुनाव का वो टोन सेट करना चाहते हैं।
इस स्टेटमेंट से। और जैसे आपने कहा कि उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, अब तक का जो हमें न्यूज़ सुनाई दे रहा है, भविष्य तो कोई बता नहीं सकता और महाराष्ट्र का भविष्य तो कोई भी नहीं बता सकता, ख़ास करके। लेकिन शिवसेना के बारे में ऐसा है कि वो इंडिया अलायंस को छोड़ना, मुझे तो नहीं दिखता कि वो इंडिया अलायंस छोड़कर कुछ करेंगे, शिवसेना उद्धव ठाकरे। या फिर वो जो जिस तरीके का पॉलिटिक्स आपने कहा वो डेमोक्रेटाइज़ होने लगी थी, तो बस राज ठाकरे के साथ अगर कुछ होता है, इस तो वो उस लाइन को छोड़ेंगे अभी इतने में। ऐसे ऐसे कोई हालात नहीं दिखाई देते, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, राज ठाकरे जब बीजेपी के पास थे, वो खुशी से नहीं थे। आप देखिए, बीजेपी के साथ जब उन्होंने अलायंस किया और बीजेपी के लिए प्रचार भी किया, तब वो बहुत खुश थे और बहुत आनंद से वो बीजेपी, और बीजेपी के साथ उनका कुछ विचार मिलते-जुलते हो, ऐसी बात नहीं है। वो नाखुशी से, दबाव से उनके बीजेपी के साथ है, ये दिखाई दे रहा था राज ठाकरे को। लेकिन फिर भी राज ठाकरे की राजनीति हमेशा आगे पीछे रही है, मतलब उसके उसके ऊपर कोई एक स्टैंडर्ड लाइन या ये नहीं रहा है उनका, उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं है उनके उनके लाइन में। तो राज ठाकरे एक तरीके से, अगर अगर बीजेपी के का इन्फ्लुएंस अभी भी है ऐसे समझा जाए राज ठाकरे के ऊपर, तो वो एक तरीके से एक ट्रैप बनाया था उद्धव ठाकरे के लिए। महाराष्ट्र के मराठी लोगों का जो मुद्दा है, वो जब एक तनाव निर्माण हो रहा है, उसका एक गर्माहट ब ब बन रही है, तभी राज ठाकरे को आगे आकर राज ठाकरे ने जब कहा कि मैं उद्धव से भी युति करने को तैयार हूँ, उद्धव के साथ आने को तैयार हूँ, अगर मराठी का मुद्दा है तो, अगर महाराष्ट्र का मुद्दा है तो। अब ये जो है वो एक ट्रैप की तरह देखा जा सकता है उद्धव ठाकरे के लिए, कि अगर वो ना कहते हैं इस बात को, अपने भाई उन पर शिव मतलब उद्धव ठाकरे पर क्या आरोप हुआ है अब तक, कि उन्होंने राज ठाकरे का मन दुखाया, उन्होंने राज ठाकरे को दूर किया, उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का जो वारिस का जो लड़ाई थी, उसमें एक सेल्फिश पोजीशन लिया और राज ठाकरे का हक छीन लिया। इसलिए राज ठाकरे को बाहर जाना पड़ा, और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने ठुकराया है प्रपोजल एक साथ आने का बार-बार। तो ये जो परसेप्शन बनाया गया है उद्धव ठाकरे को, तो वो उसी को वापस रिवोक करने की एक और परीक्षा उनके सामने रखी गई थी। और उस परीक्षा को उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से हेड ऑन लिया है, और उन्होंने कहा, उन्होंने जब पहली बार राज ठाकरे ने जब कहा कि मैं साथ आने को तैयार हूँ, तो उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल अन सरप्राइजिंगली पॉजिटिव टोन में कहा कि हाँ, मैं भी तैयार हूँ, मराठी के लिए और महाराष्ट्र के लिए मैं भी तैयार हूँ। फिर बाद में जो घटनाक्रम हुआ, उससे ये दिखाई देता है कि राज ठाकरे जब भी थोड़ा बहुत ये करते थे एडवांस, उद्धव ठाकरे 4 कदम और आगे जाते थे। और ऐसे होते-होते ये दोनों भाई एक साथ आ गए। अब इसमें उद्धव ठाकरे ने खुद का लाइन छोड़ा है क्या? तो मुझे नहीं लगता। एंटी बीजेपी लाइन उद्धव ठाकरे अभी भी छोड़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जब परसों के कार्यक्रम में, जहाँ पर ये 2 भाई एक साथ आए, तो राज ठाकरे बीजेपी पर अटैक नहीं कर रहे थे। तभी उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल सांस्कृतिक लाइन पर, उनकी जो लाइन रही है पिछले डेढ़ 2 साल से, उसी लाइन पर जाकर बीजेपी पर प्रहार किया है, कि बीजेपी का हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है, और हमारा हिंदुत्व ये ब्राह्मणवादी हिंदुत्व से अलग है। ये लाइन उन्होंने फिर से स्टेज पर दोहराई, जबकि राज ठाकरे बाजू में बैठे थे उनके। तब तो मुझे ऐसा कोई मानने के लिए बेस नहीं मिलता कि उद्धव ठाकरे अभी बीजेपी का विरोध छोड़ने में ये है। ये बस मुझे लगता है शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक तरीके से आशीर्वाद दिया है कि आप शहरों पे फोकस कीजिए, हम महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों पे फोकस करेंगे। तो क्या ये आप कहना चाहते हैं कि यह भी एक संभावना बन सकती है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ हो जाएं, इंडिया अलायंस से उद्धव ठाकरे की सेना जो है राज ठाकरे सहित अलग हो जाए, वो शहरी इलाकों में महाराष्ट्र के खासकर मुंबई, नासिक, पुणे, ये जो बड़े बड़े इलाके हैं, इन इलाकों में वह स्वयं चुनाव लड़े और इंडिया अलायंस तालमेल करे, लेकिन इंडिया अलायंस का वो पार्ट न रहे, क्योंकि पार्ट रहने से कांग्रेस पर, खासकर कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि वो एक ऑल इंडिया पार्टी है,
और सेकुलर डेमोक्रेटिक अपनी ट्रेडिशंस और वैल्यूज को लेकर आजकल बड़ी सतर्क है, बहुत संवेदनशील है, बिल्कुल। सोशल जस्टिस की बात करती है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ब्लॉक बिल्कुल अलग हो जाए इनसे, लेकिन सरकार बनाने के लिए या अलायंस बनाने के लिए एक तरह का आउटसाइड, मतलब अलायंस से बाहर अलायंस, क्या ये एक बिल्कुल। रणनीति तय की जा रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ऐसे मेरा मानना है ऐसे पर्सनली कि ये इसी तरीके का स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी को चुनौती देते वक़्त देखिए आप देखिए शिवसेना का खुद का जो इतिहास रहा है या ठाकरे फैमिली का जो खुद का इतिहास रहा है, शिवसेना खुद कांग्रेस का क्रिएशन था। आप या ये समझना पड़ेगा कि शिवसेना को निर्मित मतलब निर्माण होने में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा सहाय्य किया था और बाद में भी बहुत सारे वाक़यों पर शिवसेना जो है वो सारे मराठी पार्टीज़ के लिए सारे मराठी प्रादेशिक पार्टीज़ के लिए एक तरीके का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है शिवसेना के बारे में। तो मुंबई की शिवसेना, बाकी मैं इलाके की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुंबई जैसे शहरों की जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ की शिवसेना उनमें शिवसेना का अस्तित्व जो है, इस पर तकरीबन कॉमन मराठी कॉन्सेंसस ऐसा है कि वहाँ पर शिवसेना होनी चाहिए, ठीक है? हम्म तो ये जो एक सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग का एक रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई देता है इसमें कि शहरों में देखिए एनसीपी मुंबई में सीरियस कंटेंडर है नहीं। कांग्रेस का जो ये है वो देवरा के जाने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है वहाँ का लीडरशिप। देवरा गए, संजय निरुपम वहाँ से चले गए। ये इस जैसे जो नेता थे जहाँ वो वहाँ के बाहुबली थे कांग्रेस के और वो अपना एक सूबा बनाए रखे हुए थे, मुंबई में पॉकेट्स बनाए हुए थे, वो वहाँ से चले गए। अब वो शिंदे सेना में है। तो कांग्रेस के पास अभी लीडरशिप का एक वैक्यूम है मुंबई में। सो कांग्रेस भी कोई सीरियस कंटेंडर है नहीं मुंबई जैसे शहरों में। सो कांग्रेस नहीं है, एनसीपी नहीं है, तो वहां पर कौन होगा? तो शिवसेना हो सकती है फैक्टर। और अगर राज ये खेल नहीं खेल रहे हैं उद्धव के साथ, तो हम्म शायद राज और उद्धव की जो एक साथ एकजुट है, वो एकजुट राज को खुद को एंटी बीजेपी बनने में मजबूर कर देगी। आप देखिए, ये बीजेपी को सपोर्ट करने का जो खेल है, उसके बारे में खुद उद्धव ने ओपनली वॉर्न किया है राज को कि मैं एक साथ आने को तैयार हूँ, लेकिन तुमको सीक्रेट मीटिंग बंद करने पड़ेंगे आप अपने सब बीजेपी के लीडर्स के साथ या एकनाथ शिंदे के पार्टी के लीडर्स के साथ ये जो मीटिंग्स चल रहे हैं तुम्हारे, ये बंद करने पड़ेंगे। ये खुलेआम कहा है उद्धव ने। सो मुझे लगता है कि उनका जो तेवर है वो अभी भी बहुत ही बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी ने उनके बहुत ज्यादा ऑनर या डिग्निटी पे घाव किया है शिवसेना तोड़कर। और जिस तरीके से बीजेपी ने वो सारी चीजें की, उससे वो आज भी उतने ही दुखी है, वो आज भी उतने ही अग्रेसिव है उसके बारे में। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई आसार है कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। जी, लेकिन शरद पवार जैसा नेता, आप देखिए, एक तरफ उनकी पार्टी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के मिलन वाली जो रैली है, उसमें सुप्रिया सुले जाती हैं, मौजूद हम्म, रहती हैं। ये अलग बात है कि बिल्कुल। शरद पवार जी नहीं गए, बिल्कुल। स्वास्थ्य कारणों से भी नहीं जा सकते या जिन कारणों से भी हो, लेकिन बिल्कुल। सुप्रिया सुले को उन्होंने भेजना नहीं वो भूले, वहां हम्म, गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल अलग रखा अपने को। बिल्कुल। अब शरद पवार कह रहे हैं कि एक ऐसा अलायंस बनना चाहिए महाराष्ट्र में जिसमें कि शिवसेना न हो, शिवसेना का नाम नहीं ले रहे हैं वो। हम्म, तो ये जो पूरा का पूरा एक त्रिकोण बनता नजर आ रहा है अलग अलग विचारों का, इसमें कौन सा विचार सही माना जाए, किसको हम माने कि ये जेन्युइन है, हम्म। ये बड़ा कठिन है कह पाना। आपको देखिए क्या लग रहा है? देखिए सर, कांग्रेस के बारे में कहूँ तो कांग्रेस के जो यहाँ के नए प्रदेश अध्यक्ष है या हर्षवर्धन सपकाळ। तो हम्म, ये देखिए मराठी का ये जो मुद्दा, जिस मुद्दे पर ये दो भाई एक साथ आए, ये शुरू हुआ हिंदी के थोपने से। सो यहाँ हम्म, पर एक डिसीजन आया स्टेट गवर्नमेंट का कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के अंडर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर थ्री थ्री लैंग्वेज कंपलसरी है और थर्ड लैंग्वेज हिंदी होगी। इस तरीके का हम्म, एक निर्णय आया शासन महाराष्ट्र शासन की तरफ से। और तभी से बहुत सारे यहाँ के जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ का जो एक एक्सपर्ट्स है, एजुकेशन एक्सपर्ट्स है, ये सारे मिलकर एक आंदोलन छेड़ा। उस आंदोलन को जब मोमेंटम मिला, तब ये सारे बाकी के जो फैक्टर्स है वो इसमें कूद पड़े। जैसे कि शिवसेना हो, उन्होंने भी इसको, शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उन्होंने इसको सपोर्ट दिया। और कांग्रेस एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है कांग्रेस ने इसमें।
ये जो एंटी हिंदी इम्पोजिशन का है, लेकिन ये हम्म। इसका एक जो रिपोर्टिंग का तरीका है हिंदी मीडिया का, जिस तरीके से हिंदी मीडिया रिपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों को, इसका जो नुआंस है, इसकी जो बारीकियाँ है, वो बिना बताए सिर्फ एक पोलराइजेशन के हिसाब से इस इशू को जैसे रिपोर्ट करना शुरू हो गया, तब मुझे लगता है कांग्रेस पर इस परसेप्शन को कैसे टैकल करे इसका दबाव बढ़ गया होगा, क्योंकि लोकल लेवल पर कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे से अपना हाथ नहीं झटका है, अपना पल्ला नहीं झटका है। वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उस स्टेज पर मतलब शिवसेना मतलब उद्धव और राज के स्टेज पर दिखना, वो कैसे दिखेगा और कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, इस बारे में शायद उनको आशंकाएँ हो और उसी वजह से कांग्रेस ने वहाँ पर नहीं गए होंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद जिस तरीके से संजय राउत ने बात कही, संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने हमसे बात की है इस बारे में और उनका कुछ पार्टी मीटिंग था इसलिए वो नहीं आए। अब वो चाहे जो कुछ भी रीज़न हो, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन अभी भी बाकी है कि जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे को फ़ोन जाता है कांग्रेस से और अपडेट किया जाता है, अवगत किया जाता है उनको कि हम इस रीज़न से नहीं आ सकते। ओके। तो इस हाँ, तो इसका मतलब यह है कि चूंकि नॉर्थ इंडिया में आ, समाज को एड्रेस करना है कि भाई हम हिंदी विरोधी जो लोग हैं उनके साथ नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये हिंदी विरोध का मामला नहीं, हिंदी इंपोजिशन वो का मामला है। तमिलनाडु भी ये इम्पोज़िशन बात का कह रहा मामला है और साउथ के बिल्कुल, भी स्टेट्स कह रहे हैं। आप बिल्कुल, कैसे कह सकते हैं कि किसी ऐसे स्टेट में जहां हिंदी बोली नहीं जाती, वो मातृभाषा नहीं है, वहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको मातृभाषा की तरह आप पढ़ाइए। आप लोगों बिल्कुल। को ऑप्शन दीजिए कि वो कौन सी भाषा पढ़ना चाहते हैं। वो कौन-सी? तेलुगु पढ़ना चाहते हैं, पंजाबी और पढ़ना चाहते हैं? ऊपर से सवाल ये था सर कि पहली से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से बस, 3 बस। भाषाएँ 3 भाषाएँ बच्चों को सीखनी पड़ेंगी। सो अब वो इतना उन पर बर्डन क्यों आप डालेंगे? ऑलरेडी पढ़ाई का बोझ है और महाराष्ट्र में देखिए 5वीं से हिंदी वैसे भी पढ़ाई जाती है। सो या सो आई थिंक उसका वो कोई हाँ, बर्डन है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है कि कांग्रेस को हिंदी बेल्ट को भी एड्रेस करना है, जहां वो अपनी पोजीशन को पहले से सुधारना चाहती है। और जिस हिंदी बेल्ट के कारण ही वो सत्ता से बाहर हुई है और बीजेपी सत्ता में आई है। यूपी है, बिल्कुल, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, बिल्कुल, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी मान सकते हैं। तो वो उस वहां के लोगों में जो बीजेपी या आरएसएस ने हिंदी हिंदुस्तान के आइडियोलॉजी के तहत जो एक मिथ्या प्रचार किया है कि भाई हम हिंदी लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग लागू नहीं करने देना बिल्कुल, चाहते, तो उससे कांग्रेस अपने को बचा रही है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो ये आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस के लिए ये मैसेज महाराष्ट्र में कैसा जा रहा है? देखिए, फिलहाल तो कांग्रेस को परसेप्शन में महाराष्ट्र में कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि वैसे कोई कांग्रेस के सामने बैटलफ़ील्ड अभी है नहीं। कांग्रेस को बस इस विवाद का एक तरीके से महाराष्ट्र में फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो अब तो कोई इलेक्शन मतलब स्टेट लेवल का है नहीं। इलेक्शन कोई है नहीं, जहाँ पर उनको इंडिया ब्लॉक के हिसाब से पोज़ीशन लेना पड़े या फिर इस तरीके के जो स्टेट वाइड इश्यूज़ है, स्टेट लेवल के इश्यूज़ है, भाषा एजुकेशन इस नहीं, तरीके के नहीं, लेकिन इलेक्शन है, सिविक इलेक्शन में क्या ये है अलायंस बन जाएगा कांग्रेस का? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए परसेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। परसेप्शन के हम्म, लेवल पर हार्म करे, डैमेज करे, ऐसा कोई मुद्दा उनके पास नहीं नहीं है। दिखा है। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये ग्रामीण इलाकों में अभी भी उस लोकल इकोनॉमी हो या लोकल ग्राम पंचायत लेवल या नगर पालिका लेवल के जो इश्यूज़ हो, वही हावी है। और वहाँ पर कांग्रेस अपना जो ग्राउंड वर्क है, उसके ऊपर उनको शायद ऐसा लगता हो कि वो ग्राउंड लेवल के मुद्दों पर और ग्राउंड लेवल के नेटवर्किंग से इस इलेक्शन को फेस कर सकती है। तो या ये जो स्टेट लेवल के इलेक्शन है जहाँ पर हेवी परसेप्शन है, वहाँ पर कांग्रेस कोई कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहती या फिर पड़ नहीं रही है क्योंकि उसको जितना फ़ायदा हो सकता है मराठी के मुद्दे से, उससे ज़्यादा नुकसान बिहार में शायद विधानसभा के लेवल पे होगा। तो इस वजह से सिविक कांग्रेस के इलेक्शन लिए में क्या अभी होगा? सिविक इलेक्शन में क्या होगा? हाँ, तो सिविक इलेक्शन में अभी तो जहाँ पर भी अर्बनाइज़ेशन हुआ है, जहाँ शहरीकरण हुआ है, वहाँ पर ये भाषा का इश्यू बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। वहाँ पर ये पहला इश्यू हो सकता है, लेकिन रूरल पार्ट्स में, रूरल महाराष्ट्र में अभी भी वो है नहीं, इतना ज़्यादा महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा रूरल एरिया में नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर ग्रामीण ऐसे इसीलिए मैंने जो डिस्टिंक्शन किया शुरुआत में कि शरद पवार
कांग्रेस ये सारे रूरल एरियाज पर फोकस करेंगे, और ये जो भाषा जहां पर मुद्दा है, वहां पर शिवसेना और मनसे को शायद वो कोऑर्डिनेट करके ओके। बाय दे दें, ठीक है। इस तरीके से। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने महाराष्ट्र के इस मुद्दे पर आज चर्चा की है और प्रथमेश ने जो वहाँ की ज़मीनी असलियत है और जो ज़मीनी सवाल उठ रहे हैं लोगों के सियासत में जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उन पर बहुत ही ठोस ढंग से अपनी बात रखी है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रथमेश। हम फिर आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा कार्यक्रम हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे कार्यक्रम को आप देखते हैं तो सब्सक्राइबर भी ज़रूर बनें। दोस्तों से भी कहें कि वे हमारे कार्यक्रम को देखें और सब्सक्राइबर बनें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया।